Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. स्टूडेंट्स आज हम 15 चैप्टर का इख्तिताम करेंगे और एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे जिसमें इस चैप्टर के रेलेवेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज का पहला सवाल है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. मोस्टली बातें हमने चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ी हैं. सो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ. अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो ये उनके बेस्ट आंसर हैं. व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एंड व्हाई दे आर नीडेड. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. यानी कि हमने पढ़ा था चैप्टर में भी कि सॉइल जिसमें हम प्लांट ग्रो करवाते हैं, तो प्लांट के ग्रो करने से होता क्या है कि उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. उस डेफिशिएंसी को स्टूडेंट्स पूरा करने के लिए हम जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं. सो the substance which are added to the soil to make up the deficiency of essential element like nitrogen, phosphorus and potassium required for the proper growth of plants are called fertilizers. उनमें यूरिया है, मैन्योर है, अमोनिया है, अमोनियम बाइफॉस्फेट है, ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं. नीड ऑफ फर्टिलाइजर, ज़रूरत क्यों पड़ती है. फर्टिलाइजर enhance the natural fertility of the soil और रिप्लेनिश द केमिकल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय प्रीवियस क्रॉप. यानी पहली फसल ने जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर दिया था उस कमी को दोबारा से ये पूरा कर देंगे. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ. द एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ कैन क्लासीफाई इनटू टू क्लासेस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बात आपको चैप्टर में डिटेल से बता के आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड देयर यूजेस. फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम which they provided to the soil. The classification given the following type of fertilizer: nitrogenous fertilizer, phosphatic fertilizer, potassium fertilizer. आपको पता है NPK ये पौधे के लिए इंतहाई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं. तो वो खादें जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, वो जो फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, और वो जो पोटेशियम प्रोवाइड करेंगी पोटेशियम फर्टिलाइज़र. आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस यूज्ड. डियर स्टूडेंट्स, यूरिया स्ट्रक्चर तो आप इसका जानते हैं, यानी कि NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, या इसको हम इमाइनो मिथेन एमाइड भी कहते हैं. यूरिया इज द हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. इट कंटेन अबाउट 46% ऑफ नाइट्रोजन and is the most concentrated solid nitrogen fertilizer. It is mostly widely used nitrogenous fertilizer in Pakistan. यानी पाकिस्तान में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर कोई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो यही है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया. आप लोग जानते हैं लिक्विड अमोनिया का हमने स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाना है विद गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड. फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व. अब ये सारे स्टेप्स स्टूडेंट्स आपको लेक्चर में डिटेल से बताए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर में इसको दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिए, आपको ये सारा समझ आ जाएगा. सो पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, देन हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हाइब्रिड प्रोसेस करते थे, फिर हम अमोनियम कार्बामेट तैयार करते थे, फिर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, फिर उसको कंसनट्रेट करना, फिर उसकी पेरलिंग करना. ये सारा कुछ आपको डिटेल से बताया हुआ है. स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं. ये सारा प्रोसीजर वर्डिंग्स में लिखा है, आप इस तरह हाइडिंग्स बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी बात हमने रेलेवेंट क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस कर रखी है. ये स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट है. ये अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को मिलाना है, कार्बामेट उसकी कंडेंसेशन, फिर वो डिकम्पोज होगा, यूरिया सिंथेसिस होगा, फिर 2 स्टेज इवेपोरेशन कंडेंसेशन, पेरलिंग होगी, पेरलिंग यूरिया के बाद आप उसको स्टोर करोगे बैग्स के अंदर. ये सारा फ्लो चार्ट आपको समझाया हुआ है. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स. अमोनियम नाइट्रेट एक और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है. इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एज गिवन बिलो. जैसे कि ये आप रिएक्शन देख सकते हैं.
अब ये भी आपको डिटेल से स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझाया हुआ है, यूजेस अलग से आएंगे, आपको अलग से आपने याद करने हैं। इट इज़ यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर मेनी क्रॉप एक्सेप्ट पैडी राइस, बताया था आपको, ये पैडी राइस में डीकम्पोज हो जाता है ये फर्टिलाइजर बिकॉज द माइक्रोबल बैक्टीरिया इन फ्लडेड फील्ड, यानी फ्लडेड यानी जिसमें पानी खड़ा होता है पैडी राइस की फील्ड में, डिकम्पोज इट टू नाइट्रोजनस गैस विच एस्केप इन द एयर, यानी कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये पैडी राइस में डिकम्पोज हो जाता है जी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द कम्बिनेशन विद लाइमस्टोन। जी ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लेक्चर में कर रखी हैं जी। स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what are phosphatic fertilizer and how they are prepared, mention the role in the growth of plants। जी स्टूडेंट्स, those fertilizer which provide phosphorus to the plant or soil are called phosphatic fertilizer। ठीक है, एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स द two most important water soluble fertilizers are superphosphate also known as calcium superphosphate, ट्रिपल फॉस्फेट डाई अमोनियम फॉस्फेट भी इसको कहते हैं, या इसको डीएपी भी कहते हैं। ये दो बड़ी अहम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। द वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट सोलेबिलिटीज़, यानी डिफरेंट तरह की आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे जिनकी सोलेबिलिटी डिफरेंट है। और आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र अच्छा वही है जो पानी में ज़्यादा सोलेबल है। प्रिपरेशन ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी को कैसे तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, ये आगे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सो एनहाइड्रस अमोनियम गैस इज रिएक्टिव विद प्योर फॉस्फेटिक एसिड टू प्रिपेयर डाई अमोनियम फॉस्फेट बाय कंटिन्यूस प्रोसेस एट 60 to 70 डिग्री एंड पीएच इज अराउंड 5.8 to 6। अगेन स्टूडेंट्स, अगेन सारी बातें हमने लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ी हैं। अब इसमें आपसे मजीद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन वेपराइज वाटर एंड फ्रॉम द लिक्वर द क्रिस्टल्स ऑफ डीएपी आर टेकन आउट, यानी लिक्वर में से हम उस क्रिस्टल को, जिसमें ये केमिकल पड़ा होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लिक्वर बोलते हैं, उसमें से क्रिस्टल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूग वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, और उसमें 16% नाइट्रोजन है, 48% स्टूडेंट्स फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन है। द प्रोडक्ट कंटेन अबाउट 75% प्लांट न्यूट्रिएंट एंड इज deemed suitable for the either for use either alone or mixed with other fertilizer, यानी अकेला भी इसको यूज़ किया जा सकता है और बाकी खादों के साथ मिला के भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट। Phosphorus is required to stimulate early growth, to accelerate the seed and fruit formation during the later stage of the growth. It also increase the resistance of disease। ये दो रोल हैं, अगेन आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लास्ट में स्टूडेंट्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं, उनमें हमने पोटेशियम नाइट्रेट की डिटेल पढ़ी, फिर रोल ऑफ पोटेशियम इन प्लांट ग्रोथ, ये भी हमने अलग से, यानी ये सारी बातें हमने अलग से डिटेल से पढ़ रखी हैं। जस्ट दोबारा से इनकी रिवीजन हो रही है और उनकी प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पेपर में आएगा तो आपने इस पैटर्न पे पेपर में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखना है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर रखी हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ एसेंशियली एन एग्रीकल्चर कंट्री। जाहिर सी बात है, ज़रूरी मुल्क है तो रोशन मुस्तकबिल है खादों का, फर्टिलाइजर्स का। ड्यू टू रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ लैंड, फर्टिलाइजर्स आर गेनिंग इम्पोर्टेंस, यानी हम बड़े पैमाने पे फसलें लगाते हैं और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो उनका तो डेफिनेटली इस्तेमाल रहेगा। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूरिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर यूज इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई में जितना गैप कम रहेगा उतनी खाद सस्ती मिलेगी। ठीक है, so at present there are about 14 fertilizer plant working in private as well as government sector. The total production of urea fertilizer in 2002 is in Pakistan is about 5630100 metric tons per annum, यानी बहुत बड़ी तादाद में यूरिया जो है वो पाकिस्तान में तैयार हो रहा है पर एनम, यानी सालाना। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र। एक अच्छी खाद के क्या क्या ख़वास हैं, यानी उसकी खसूसियात हैं।
Essential qualities of good fertilizer: the nutrient element present in it must be readily available to the plant. It must be fairly soluble in plant so that it is thoroughly mixed with soil. यानी कि खाद अच्छी वही होगी जो पानी में हल होगी, ताकि पानी मट्टी में जज़ब हो, रूट्स तक पहुँचे, रूट्स में से वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूट हेयर्स जो हैं वहाँ से फिर एब्जॉर्ब होंगे और आगे प्लांट इनको यूज़ करेंगे. It should not be injurious to plant. It should be cheap. It must be stable so that it is available for a longer time of growing plant. It should not alter the pH of soil by rain or water. It should be converted into form which the plant can assimilate easily. यानी plant easily इसको assimilate कर ले. Students, ये सारी बातें हमने already lecture के start में जब fertilizer की qualities पढ़ी थी तो वहाँ पे भी डिस्कस की थी. नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट. एक अच्छी पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन बताएं. स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड हैं रेलेवेंट: लाइम, सिलिका, एलुमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड. लाइम जो है ये आपको पता है कैलकेरियस मटेरियल और बाकी आर्जिलेशियस हैं, और रेलेवेंट परसेंटेजेस इसके सामने मेंशन है. ये टेबल आप याद करें, एमसीक्यू भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग आ सकते हैं. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, डिस्कस द वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम. वेट प्रोसेस जिसमें पानी मौजूद होगा रॉ मटेरियल के अंदर, वो वेट प्रोसेस है. इन दिस प्रोसेस ग्राइंडिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड वेट प्रोसेस. 5 stages हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 5 stages in the manufacturing of Portland cement: crushing and grinding of raw material, mixing the raw material in correct proportion, heating the required mixture in a rotary kiln, grinding the heated powder known as clinker, mixing and grinding of cement clinker with gypsum. ठीक है, ये 5 स्टेजेस हैं स्टूडेंट्स. ये डिटेल से मैंने 5 स्टेजेस आपके साथ लेक्चर में डिस्कस की हैं, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. इनिशियली आपके पास ये जो स्टेप है, ये एक्चुअली जो हमारा थर्ड स्टेप था, हीटिंग द स्लरी इन अ रोटरी किलन. इसके फर्दर आगे आपको याद होगा इसके पार्ट्स थे: ड्राइंग एंड प्री हीटिंग जोन, डिकम्पोजिशनल जोन, बर्निंग जोन, कूलिंग जोन. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप देखें ये होगा प्री हीटिंग जोन, नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशनल जोन, नेक्स्ट हमारे पास है बर्निंग जोन, और स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास कूलिंग जोन है. जैसे कि आप देख सकते हैं इस फर्स्ट स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन होती है. क्ले जो है वो अब क्ले इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड में सेपरेट होती है. देन डीकम्पोजिशन जोन में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, एंड बर्निंग जोन के अंदर ये सारे ऑक्साइड्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, और लास्ट में इनको ठंडा करके इनको क्लिंकर में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाता है. ये सारा प्रोसीजर स्टूडेंट्स डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटिंग ऑफ सीमेंट? आल्सो डिस्कस द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स एंड बिटवीन 1 to 7 days. स्टूडेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट अगेन डिटेल से पढ़ाया था आपको. व्हेन पेस्ट ऑफ सीमेंट with water is allowed to stand for some time, the action of changing from a fluid state to solid state, यानी वो सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में आना, ये सेटिंग ऑफ सीमेंट है. अब इसमें 24 घंटे में क्या होता है और अगले 7 दिन में क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने डिटेल से आपको लेक्चर में समझाया हुआ है. एक दफ़ा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं. अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट absorb water, hydrate होता है and form a colloidal gel of the composition. बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जेल है. The gel start crystallize slowly react with gypsum to form the crystals of calcium sulfoaluminate. ठीक है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स मैंने डिटेल से आपके साथ लेक्चर में की हुई हैं, जस्ट हम इसको रिकॉल कर रहे हैं. रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 days. फिर फर्दर स्टूडेंट्स ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हैं ये हाइड्रोलाइज होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट चेंजेस इनटू निडल शेप which gets stirred into the colloidal gel, and aluminum hydroxide on the other hand fill the interstices, result in the hardening the mass. The gel formed start losing water partially by evaporation and set a hard mass. ये सारी स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन आपको जो है ये आपको लेक्चर में डिटेल से दी थी. अब मूव करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द एसेंशियल
and what are essential non-woody and woody raw material used in the production of pulp and paper in Pakistan. तो स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल आपको पता है पेपर बनाने के लिए द मेन रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्प एंड पेपर इन पाकिस्तान इन टू टाइप, नॉन वुडी एंड वुडी. नॉन वुडी की बात करें तो स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉज हैं, राइस स्ट्रॉज हैं, बेगेसिस हैं, बैम्बू है, रेग है, कॉटन स्टॉल्क है, कॉटन लिंटर है, काही ग्रास है, ग्रासेस हैं. स्टूडेंट्स ये सारी बातें, अच्छा ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल है. वुडी रॉ मटेरियल की बात करें तो पॉपुलर है, यूग्लिप्टस है, डॉगलस है, ये सारे के सारे वुडी रॉ मटेरियल हैं. अब हमने फर्दर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है जी अब इसकी पल्प प्रोसेसिंग. आपको पता है 3 मेथड थे, क्राफ्ट, सल्फाइड एंड न्यूट्रल सेमी सल्फाइड. हमने न्यूट्रल सेमी सल्फाइड को यूज़ करना है पल्प प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वो क्या क्या स्टेप थे उसमें, अगेन ये सारी बातें हमने डिटेल से चैप्टर में पढ़ रखी हैं. अगेन ये मैंने यहाँ पे उनको पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट कर दिया है. स्टूडेंट्स अगर पेपर में आएगा तो आप उन तमाम पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन करेंगे. मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ. पहले हम स्टूडेंट्स कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल करते थे, देन हम उसकी क्लीनिंग करते थे, फिर वेट क्लीनिंग करते थे, स्क्रीनिंग करते थे, फिर वुडी और नॉन वुडी मटेरियल की डाइजेशन करवाते थे. डाइजेशन के बाद हम जो फाइबर्स मिलते थे सेलुलोज के, हम उनको ब्लो टैंक में ब्लो करते थे. देन हम पल्प वॉश करते थे, ब्लीच करते थे, फिर स्टॉक तैयार होता था, फिर पेपर मेकिंग मशीन में उसको इंसर्ट करते थे और पेपर तैयार होता था. ये सारे स्टूडेंट्स 1 बाय 1 स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे. ये सारी बातें हमने डिटेल से चैप्टर में पढ़ रखी हैं, हर स्टेप को हमने डिटेल से पढ़ा था. सो ये एंड पे एक फ्लो शीट डायग्राम भी मैंने बनाई है. तो सबसे पहले था कटिंग और रॉ मटेरियल, देन प्राइमरी ड्राई क्लीनिंग, सेकेंडरी ड्राई क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग, स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के बाद हम वेट सिलो में बेचते थे, फिर मिटरिंग यूनिट होता है, फिर आगे डाइजेशन यूनिट होता है, फिर आगे ब्लो टैंक, सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीनिंग करते थे ताकि अनकुक्ड मटेरियल सेपरेट हो जाए. पल्प वॉश करते थे और पल्प वॉश करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता था डिस्प्लेसमेंट यूनिट, देन वॉशिंग एंड थिकनिंग, और लास्ट में हम पल्प रेडी फॉर ब्लीचिंग और फॉर ब्राउन वैराइटीज़ ऑफ पेपर. अब हम ब्लीचिंग ज़्यादा करेंगे तो वाइटनेस ज़्यादा होगी, कम करेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर रहेगा. तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स डिटेल से पढ़ रखी हैं. अब आगे है जी स्टूडेंट्स पेपर मेकिंग मशीन. पेपर मेकिंग मशीन में भी अगेन सबसे पहले फ्लो स्प्रेडर था, आपको डिटेल से बताया. नेक्स्ट हेड बॉक्स था, फिर आगे फोर ड्राइनर टेबल यूज़ होता है, फिर प्रेसर सेक्शन है, ड्रायर सेक्शन है इसका, क्लिंडर स्टॉक है और लास्ट में रील है. अगेन स्टूडेंट्स ये सारी बातें अगेन डिटेल से हमने लेक्चर में डिस्कस कर रखी हैं. ये जस्ट रिवीजन हो रही है एक्सरसाइज की और उन क्वेश्चंस को दोबारा करवाया जा रहा है जो इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द कॉमन ब्लीचिंग एजेंट यूज इन पेपर इंडस्ट्री. कौन कौन से कॉमन हैं. क्लोरीन यूज़ करते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं पाकिस्तान में. तो हम लोग यहाँ पे हमने क्लोरीन पढ़ा था. एंटी क्लोर भी यूज़ करते हैं, वाटर इसका एंटी क्लोर है. बाकी उसकी जगह आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. तो पेपर इंडस्ट्री का क्या प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर. सो स्टूडेंट्स paper plays such an important role in present day economic development, that is consumption is taken as a index of country growth. यानी किसी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी प्रोग्रेस का पता करवाना है तो पेपर प्रोडक्शन से या पेपर यूजेस से पता करवाया जा सकता है. देयर वर नो पल्प और पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947. द कंट्री कंज्यूम अबाउट 25,000 टन ऑफ पल्प एंड पेपर प्रोडक्शन पर ईयर and all of these were imported, बाहर से मंगवाया जाता था from abroad a cost of 25 million rupees. The start of paper industry in our country was very slow because of various reasons. वो क्या क्या reasons थी. Among the major one being the non availability of suitable fibrous raw material, यानी इतना अच्छा फाइबरस रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था. ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ पेपर इन पाकिस्तान इट इज़ पर हेड कंजप्शन इज़ अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. यानी पेपर महंगा होने की वजह से दुनिया में हम वो उस मुल्क में आते हैं जो सबसे कम कंज्यूम कर रहा है पेपर. पेपर कंजप्शन इन पाकिस्तान इज़ अराउंड 5 kg पर पर्सन पर ईयर. यानी सालाना एक साल के अंदर
हम पर पर्सन 5 किलो का पेपर इस्तेमाल करता है। टू मेक आवर कंट्री सेल्फ सफिशेंट इन द इम्पोर्टेंट कमोडिटी, यानी इस कमोडिटी के अंदर अगर हम सेल्फ सफिशेंट होना चाहते हैं, यानी खुद मुख्तार होना चाहते हैं, वी मस्ट यूटिलाइज एवरी सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल लाइक नॉन वुडी एंड वुडी। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैव इनफ सोर्सेज ऑफ नॉन वुडी, यानी हमारे यहाँ नॉन वुडी मटीरियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वुडी मटीरियल में थोड़ी कमी है, विच इन फ्यूचर कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ our pulp and paper industry. The effort are being made to install the more pulp and paper industries in country. तो मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर मेकिंग मशीन और पल्प मेकिंग मशीन्स लगाई जाएँ। At present there are more than 30 pulp and paper industries in private as well as in public sector which are manufacturing pulp and paper board. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये हमने रिव्यू किया एक्सरसाइज को, और ज़्यादातर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी चैप्टर में डील कर रखे हैं। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी और चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।